बहुत बहुत प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सावित्री साहित्य अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं मॉडल पेपर 2024 का, और ये चलिए 100 प्रश्न हम यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि इस समय जितना आपके पास टाइम है आप केवल प्रश्नोत्तरी ही लगाइए। सबसे ज़्यादा आपके लिए प्रश्नोत्तरी लगाना सही रहेगा। तो ये 24, 23, 22, 21, 20, 19 तक ये क्रमशः मैं करती जाऊँगी रिकॉर्ड, और आप देखिएगा कि कौन सा प्रश्न है जो कि आपने जवाब तुरंत नहीं दिया है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि राजभाषा संबंधी संवैधानिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य बताना है। हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी है। फिर अगला है कि अनुच्छेद 350 में भाषागत अल्पसंख्यों को के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया है। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है। इसके बाद हम देखते हैं कि अनुच्छेद 348 के अनुसार जब तक संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध न करे तब तक न्यायालयों में सभी कार्यालय द्विभाषी होंगे। और डी है कि अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा एक या अधिक प्रादेशिक भाषाओं तथा हिंदी को सरकारी प्रयोजनों में स्वीकार कर सकेगा। अगला है कि अब देखो, ऐसा तो नहीं है इसमें अनुच्छेद 48 में, ठीक है, कि संसद विधि द्वारा अन्य उपबंध न करे तब तक न्यायालयों में सभी का द्विभाषी के लिए बात तो नहीं की गई है, केवल बात की गई है अंग्रेजी के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जो भाषा है वो हमारी अंग्रेजी होगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन जहाँ पे होगा तो हम सी ऑप्शन पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। फिर हम देख रहे हैं कि अनुच्छेद 351 के अनुसार हिंदी भाषा के विकास के लिए हिंदी में अन्य भारतीय भाषाओं के शब्दों को जोड़ा जाए। तो केवल हिंदी के विकास या हिंदी के प्रचार प्रसार की बात कही गई है, न कि अन्य भारतीय भाषाओं को जोड़ने की बात कही गई है। तो हम ई ऑप्शन भी काटेंगे। तो हमने यहाँ सी काटा, ठीक है, और हमने अच्छा डी भी काटा, हमने यहाँ पे ई काटा, तो ई यहाँ भी है, तो हमने कट किया। अब हमारे पास केवल ए और बी करेक्ट आंसर बचते हैं। तो यही हमारा 3 ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला है कि मैं चाहता हूँ कि, अब देखो, ये इकाई 1 का प्रश्न हो गया। मैं चाहता हूँ सबको अपने अपने अधिकार सौंप कर अपने अधिकारों को शून्य में बदल दूँ। तो ये है महाभोज नाटक का कथन दास साहब का। अब ये हो गया आपका इकाई 8 का। अब आप हो सके तो आप ना पहले अभी जब वीडियो देख रहे हैं तो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 8, 9, 10 तक आप करो कि पहले नंबरिंग कर लो। ठीक है, ये आपके यूनिट हो गए, यूनिट 1, 2। अब यूनिट 1 से आपने देखा एक प्रश्न आपको मिला, और यहाँ पे जाके यूनिट 8 में मिला लो कि आपको एक प्रश्न मिला। अब आप क्रम से लगाते जाना, फिर लास्ट में आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप बताओ कि 2024 वाले प्रश्न में, अभी जो 24 में प्रश्न हुआ था ये, ठीक है, तो इस वाले प्रश्न में कितने प्रश्न हैं जो कि आप यूनिट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में आपने बताया। ठीक है, मैं हर प्रश्न को बताती जाऊंगी कि ये प्रश्न किसके अंतर्गत आता है। तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि आपने कितने सही किए हैं और कितने प्रश्न आपने पकड़ लिए हैं कि हाँ मैम, इकाई 1 से 4 प्रश्न, इकाई 2 से इतने, इकाई 3 से इतने प्रश्न। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। तो ये अगला प्रश्न आप पकड़ लो कि इकाई 2 का है, हिंदी साहित्य के इतिहास का। हम देखते हैं, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित काव्य ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाइए। अभी जब क्लास में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 5:44 हो रहे हैं, तो मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहूँगी दोस्तों। सॉरी, बस नहा धोकर पूजा अर्चना बंदा करके मैं आ गई क्लास में। चलिए, तो हम देखते हैं यहाँ पे प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमको सही अनुक्रम लगाना है। ये रहा अनुराग बांसुरी, जो कि कब है, 1764 में प्रकाशित है। ठीक है, अब यही पैटर्न रिपीट होता है। ठीक है, ये किसका है, नूर मोहम्मद की रचना है। फिर आपकी आती है चित्रावली। चित्रावली है 1613 में प्रकाशित है। ठीक है, उस्मान की रचना है। फिर आपने देखा ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, जो कि 1619 में प्रकाशित है। इसके बाद आती है आपकी हंस जवाहिर, किसकी है, कासिम शाह की, जो कि 1731 में प्रकाशित है। और इंद्रावती भी हाँ, अनुराग बांसुरी और इंद्रावती दोनों ही नूर मोहम्मद की, जो कि ये प्रकाशित होती है 1744 में। अब सारे काम आपके पास हैं। ठीक है, केवल हंस जवाहिर यहाँ पे कासिम शाह की है। चित्रावली उस्मान ने लिखी है,
ज्ञानदीप को शेख नबी ने लिखी है। अब आपको क्रम लगाना है। सबसे पहले आप देख रहे हैं क्या यहाँ पे 1613 में प्रकाशित है क्या आपका, ये चित्रावली प्रकाशित है। तो हम जाके देखेंगे बी ऑप्शन से कौन सा नंबर स्टार्ट हो रहा। तो बी ऑप्शन से ये भी स्टार्ट नहीं हो रहा, बी ऑप्शन से ये भी स्टार्ट नहीं हो रहा, और बी ऑप्शन से ये भी स्टार्ट नहीं हो रहा, केवल बी ऑप्शन से ये स्टार्ट हो रहा है। तो यही हमारा 4 नंबर करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्योंकि ये 1613 में प्रकाशित है। फिर इसके बाद डी 1619 में, फिर सी 1700 ये 31, फिर 1744, फिर ए नंबर लास्ट में है जो कि 1764। तो ये हमारा 4 नंबर करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न है कि भारतेंदु ने ददरी मेले के अवसर पर भारत बरसोंती कैसे हो सकती है विषय पर ओजस्वी और सारगर्भित भाषण किस स्थान पर दिया था। तो बलिया में दिया था। 4 नंबर यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, बैठ जाओ कुछ लेकर के। ठीक है, अब बताना है सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पहले तो कोई सा आप मिलान कर लो कि नामवर सिंह ने लिखा संस्कृति और सौंदर्य, कुबेर नाथ राय ने लिखा उत्तरा फाल्गुन के आसपास, सरदार पूर्ण सिंह ने मजदूरी और प्रेम लिखा है, और आचार्य शुक्ल ने कविता क्या है लिखा है। आप पहले आप एक का दूसरा मिला लो कहाँ पे है। तो एक का दूसरा यहाँ है और यहाँ है, यहाँ नहीं है तो हम इसको कट करेंगे, इसको भी हम कट करेंगे। अब हम मिलाएंगे बी का चौथा नंबर पे कौन है। ठीक है, बी का चौथा नंबर पे कौन है। तो हम देख रहे हैं, बस ऐसे रहने दो, ऐसे बैठ जाओ। ठीक है, बी का चौथा नंबर पे हम देखेंगे कि यहाँ पर जा रहा है हमारा उत्तरा फाल्गुन के आसपास। तो ये यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ए नंबर करेक्ट है। यहाँ पे सभी ये तीनों डिसकरेक्ट हैं। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आता है कि अब आपने देखा ये वाला प्रश्न कहाँ से है। ये आपका इकाई 9 निबंध का है। ठीक है, मैं कोई प्रश्न बताना भूल तो नहीं कि ये भी आपका इकाई 9 निबंध का है। ठीक है, ये इकाई 2 का प्रश्न है। तो अब आप क्लास देखते देखते आप ये 4 चीज़ें आप कर लीजिएगा, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा आज ही के दिन कि हाँ मतलब कितनी चीज़ें हैं, क्या हैं जो पेपर में किस तरह के पैटर्न के प्रश्न नॉर्मल आते हैं, कौन से थोड़ा सा बड़े प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलती हूँ। हम देखते हैं प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा कथन गैंग्रीन कहानी से संबंधित है। मालती पंखा उठा लाई, उसने मुझे वो हवा लाई उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। हाँ, ये कथन गैंग्रीन का है। अगला है महेश्वर खाना का आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले आपको तो खाने का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। ये भी गैंग्रीन कहानी का है। अब शहर में आग लगी थी, ये अमृतसर का है। ठीक है, और ठीक है, अच्छा अब आप तो पहले सी नंबर जाके कट करो जहाँ पे सी नंबर हो। सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है, तो हम देख रहा कि ये तो ऑप्शन हो नहीं सकते। अब हमें और क्या कट करना है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे है अनंत जलनिधि में उषा का अंकुर आलोक फूट उठा, सुनहली किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। ये भी आप देख रहे हो ताल के किनारे किनारे, ये भी उत्तरा वो अपना अपना भाग कहानी से है। तो डी ऑप्शन आप काट दीजिए। डी यहाँ पर है, हमने काटा। अब हमारे पास ए और बी हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आ गया। ये मेथड आपको पेपर के टाइम पे भी करना है, और पेपर के टाइम पे ऐसा मेथड आप करेंगे तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, आपको लगता होगा कि मैम के पीछे डिजिटल बोर्ड है और मैम डिजिटल बोर्ड से क्यों नहीं पढ़ा रही हैं। आपको बता दो दोस्तों, गर्मी बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए नहीं इतना लंबा क्लास में इस पर नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट की क्लास तो मैं कर लेती हूँ डिजिटल बोर्ड पर, और जब तक इस रूम में एसी फिट नहीं होगा तब तक तो बहुत मुश्किल है कि मैं लंबी क्लास कर पाऊँ। ठीक है, इसका भी प्रकाश आता है, लाइट का भी प्रकाश आता है, इधर से भी प्रकाश, तो इतना ज़्यादा बिजली का प्रकाश के कारण बहुत गर्मी लगती है। ठीक है, बहरहाल अभी मैं इसका यूज करूँगी डिजिटल बोर्ड का, पर अभी आपके पेपर्स हो जाएं। चलिए अगला प्रश्न आता है 7 नंबर का। ये आपका है इकाई 8 से। प्रश्न है कि बकरी नाटक में आए गीतों की पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में हमें लगाना है। ठीक है, अब यहाँ भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, आपको पकड़ना पड़ेगा। यदि आपने नाटक पढ़ा है तभी आप कर पाएंगे। टेक्स्ट बुक आपने अच्छे से 2 से 3 बार आपने पढ़ाई नहीं करी, 3 बार आपका मिनिमम, अधिकतम तो 4 से 5 बार। ठीक है, आप सुन लीजिए। यदि आपने अभी भी टाइम है, अभी हो गया आज 18 तारीख। ठीक है, हिंदी का पेपर है 29 तारीख को। ठीक है, आप देख लो और आप देख लो कि आपके पास कितना टाइम है। तो आप जो चीज़ आपको आती है उस पर काम ना करके आप थोड़ा सा जा करके काम करो वीक पॉइंट पे। तो इसको भी आप एक बार देख लेना। ये प्रश्न आता है कि हमें क्रम लगाना है पंक्तियों का।
पहला ऑप्शन है दुर्जन के साथ सबका यही मेल कर चलो। दूसरा है ऊन करी न अह करी गांधी जी की बकरी, हर किला फतह करी गांधी जी की बकरी। फिर तन मन धन उन्नायक जय है बकरी माता। अगला है जा जा किसे चाहेगी हर एक की क्यारी। आपको आता है, मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रही, मैं तो कुछ अपने ट्रिक बता रही हूँ कि आपको किस तरह से पेपर को सॉल्व करना है। आप देखेंगे पहले नंबर पे आता है जा जा के सींच आएगी हर एक की क्यारी, ठीक है। तो डी ऑप्शन पहले आप पकड़ेंगे, डी ऑप्शन यहाँ भी है, डी ऑप्शन यहाँ भी है। अब आपको ये कट करना है और आपको ये कट करना है। इसके बाद देखेंगे कि बी ऑप्शन में जाएंगे कि ऊ करी न अ करी गांधी जी की बकरी, ठीक है, बी ऑप्शन। अब डी के बाद बी आप यहाँ भी देख रहे हैं, बी आप यहाँ भी देख रहे हैं। अब आपको जाना है सी पर, ठीक है, कि तन मन धन उन्नायक जय ही बकरी माता, और सी ऑप्शन ही आपका इन दोनों पंक्तियों के बाद आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 2 नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। फिर अगला प्रश्न आता है, ये आपका प्रश्न है इकाई 6 उपन्यास का, कि और बहुत जल्दी हो तो बिल करके काम का चला लीजिए, जब तक कागज के घोड़े दौड़ते दौड़ते हैं रुपए की कमी नहीं है, परीक्षा गुरु में किसका है? तो लाला ब्रज किशोर का ये कथन है। अगला है प्रश्न है कि सही युग्म हमको चयन करना है। ये भी इकाई 6 के प्रश्न है, बड़ा कठिन प्रश्न है। ये तभी आप कर पाएंगे जब आपने अच्छे से या तो उपन्यासों को पढ़ा है या तो आपको उपन्यास का सेंस समझ में आता है। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर एक ऑप्शन है कि तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, कहाँ मुझे लाकर यहाँ बैठा दिया, आप परदेश गिरा ले। तो ये गोबर का कथन जुनिया के साथ है, तो ये सही है। अगला है याद रखो सूरज सूरज सारी दुनिया लोक परलोक ऊपर थल्ले में धरती आकाश में सबसे बड़ा बड़ा है। जिंदगी नामा अभी बताती हूँ, अगला राइट आंसर आपने वैसे देख लिया होगा पर बताती हूँ, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला है डी ऑप्शन की जब एक बार धूली गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा जाती है, आपका बंटी से कथन है, और बी डी यही हमारा करेक्ट आंसर है। हम देख लेते हैं ऑप्शन में बी डी कहाँ पर है। अच्छा, बी और डी यहाँ पर है, ठीक है, बी डी हमने देखा यहाँ पर है। और हम चलते हैं जिंदगी नामा में, जिंदगी नामा का भी कथन सही है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पर भी हम चाहे तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं और राइट आंसर निकाल सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, ये भी इकाई 9 निबंध से, कि निम्नलिखित में निबंधों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सही अनुक्रम लगाना है। अब आप लगा लीजिए, अब तो पहले कोई सा भी पकड़ूं। सबसे लास्ट में आप देखोगे संस्कृति और सौंदर्य आता है, क्योंकि दूसरी परंपरा की खोज 1982 में प्रकाशित है और 82 में ये भी प्रकाशित है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि ई ऑप्शन तो दोस्तों सब जगह है, यहाँ भी लास्ट में, यहाँ भी लास्ट में, यहाँ भी, लेकिन हमें सबसे पहले देखना है कौन सा, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है उसको देखना है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो पहले हम देखेंगे भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। अब आप देखोगे नाखून क्यों बढ़ते हैं, कल्पलता में 1951 में प्रकाशित है, ठीक है। इसके बाद शिव शंभू के चट्टे कब, ए के बाद सी कहाँ पर है आप देख लो, तो ए के बाद सी यहाँ पर भी है और ए के बाद सी आपका यहाँ पर भी। अब हमने इसको काटा, हमने इसको काटा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे ए के बाद सी लगाया और हमने देखा डी, ए के बाद सी के बाद डी, ये हमारा 2 ऑप्शन करेक्ट आंसर है, क्योंकि शिव शंभू के चिट्ठे के बाद 1909 में 1904 में ये प्रकाशित है, 1909 में हमारा कविता क्या है प्रकाशित है। एनटीए ने इसको 1908 माना था, बट हमने अभी तक 1909 ही पढ़ा है दोस्तों, ठीक है। फिर इसके बाद ये 51 वाला भी आएगा, फिर ही आएगा। देखती हूँ कितना कर पाती हूँ, गला थोड़ा बैठा हुआ है, गाँव गई थी तो वहाँ का पानी मेरे ख्याल से इतना मुझे शूट नहीं किया। चलिए अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया? तो प्रियप्रभाष को। तो ये इकाई 5 का प्रश्न है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र झूठा सच उपन्यास में नहीं है? हम देखते हैं झूठा सच में कौन सा नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि मिस्टर चुन्नीलाल और मिस्टर ब्राइट, ये दोनों तो परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रश्न, इकाई 6 का ये प्रश्न है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर झूठा सच में नहीं है, कौन नहीं है, ठीक है, यहाँ पर नहीं है, यही दोनों, ए सी नहीं है, ठीक है। तो ए सी आपका 4 नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में भक्ति काल के कवियों द्वारा लिखित काव्य पंक्तियाँ कौन सी हैं? ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है आपने अच्छे से न पढ़ा तैयारी की हो, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो ए नंबर है असुवन जल सींच प्रेम बेल बोई। इसके बाद सी नंबर है मोर पखा सिर ऊपर रखी हो गुंज की माल गरे पहिरोंगे। और इसके बाद आपका ए नंबर है ताही छन उड्डुराज उदित रसराज सहायक। अब ए सी ई आपका करेक्ट आंसर, जहाँ पे देखोगे ए सी ई आपका 3 नंबर पे ही है और ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये इकाई
इकाई 2 के अंतर्गत आपका ये प्रश्न आता है। भक्तिकाल इकाई 2 में लगा हुआ है। चलिए अगला है, निम्न में से किस साधन की सहायता से आर्थी व्यंजना के अंतर्गत प्रतीयमान अर्थ की प्रतीति नहीं होती। तो ये आपका इकाई 3 का प्रश्न है। अविधा लक्षणा व्यंजना, वहाँ से आप एक बार कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है। जो चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट यदि ओल्ड पेपर में मिल रहा है तो आप कॉन्सेप्ट एक बार जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो साहचर्य हमारा करेक्ट आंसर है। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं या विधाओं को उनके साथ सुमेलित करना है कि प्रेमचंद्र घर में आत्मकथा नहीं है, जीवनी है। एक कहानी है भी, जीवनी नहीं है, ये आत्मकथा है, ठीक है। इसके बाद भोलाराम का जीव व्यंग है, बिल्कुल सही है। माटी के मोटे संस्मरण है। अरे आवर रहेगा, यात्रा वृतांत है, कविता नहीं है। तो हमें बी सी और डी देख लेना है। सी और डी हमारा यहाँ पर है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। एलिमिनेशन कितना भी आप तैयारी किए हैं, यदि आपने एलिमिनेशन मेथड का यूज नहीं किया दोस्तों, नेट निकालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आपको एलिमिनेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। ये आपका इकाई 8 का प्रश्न है नाटक का कि दो फकीर साहब आसोब गाते हुए हाल में प्रवेश करते हैं और स्टेज पर गाते हैं कफनी पहने हुए, एक हाथ में कसकोल दूसरे में तहबीज तस्बीह। आगरा बाजार नाटक की उपरोक्त पंक्तियां, कसकोल का अर्थ यहाँ पे क्या है, तो आपको कसकोल का अर्थ बताना है। हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल के आता है वो हो जाता है भिक्षा पात्र। अगला है, ये इकाई 5 से प्रश्न है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर की है, ठीक है। आपको पता है सतपुड़ा के जंगल तो नहीं है, ये तो भवानी प्रसाद मिश्र का है। ए जहाँ पर हो आप तो पहले ये ऑप्शन कट कर दो। फिर यहाँ से देखो, ये भी आपका किसके अंतर्गत आता है, ये आपका आता है दोस्तों, ये किसी अन्य की रचना है, ये भी इनका नहीं है। पृथ्वी कल्प भी शमशेर का रचना नहीं, क्योंकि शमशेर की द्वि रचनाएं हैं, अमन राग लंबी कविता है और सलोना, जिसमें बी डी ही करेक्ट आंसर है। वैसे भी हम एलिमिनेशन मेथड लेते तो हम यहाँ पे डिसकरेक्ट आंसर को कर सकते थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रसाद जी के निम्न ग्रंथों का हमें अनुक्रम लगाना है। बहुत आसान है। आंसू आपका 25 में प्रकाशित है, झरना 18 में प्रकाशित है, 1918 लगा लेना आप। लहर 1933 में प्रकाशित है और चित्राधार भी 1918 में प्रकाशित है। अब आप देख लो कि 33 किस पे आ रहा है लास्ट में, ठीक है, लास्ट में, क्योंकि 33 चित्राधार, ये भी महाराणा का महत्व भी 14 में प्रकाशित है। अब आप देखो बी ऑप्शन पे 1933 में कौन सा लास्ट में आ रहा, तो ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा और ये भी नहीं आ रहा, ये आ रहा है, ठीक है। और डी ऑप्शन ही आपका, ये 4 नंबर ऑप्शन ही करेक्ट है, ठीक है। आपका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ, हाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर आंसू 25 से प्रकाशित, झरना 1814 में, महाराणा का महत्व मेरे ख्याल से 1914 में ही प्रकाशित है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो हमारा ऑप्शन तो ई से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, ई से स्टार्ट होना चाहिए। तो पहले ई ऑप्शन आया, फिर अच्छा ये एनटीए ने यहाँ से स्टार्ट किया क्या, ठीक है, चित्राधार 18 से। पर अब हम देखेंगे कि बी ऑप्शन किसी में भी नहीं है, क्योंकि लहर जो है 1933 में प्रकाशित है और ए के बाद बी ऑप्शन आप कहीं पे नहीं देख रहे हैं, ठीक है। यदि एनटीए ऐसा मानता है तो यहाँ पे ये तो डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ये तो सब सही करेक्ट नहीं है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि कभी कभी होता है जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो हमें लगता है कि एनटीए ने गलत किया है, एनटीए ने इस क्वेश्चन को गलत किया था और ये फिर उन्होंने इसका नंबर सबको दिया था, ठीक है, इस प्रश्न को उन्होंने एलिमिनेट किया था। अगला है कि तुम हाँ ये आपने देखा, ये कहाँ का, इकाई 2 के अंतर्गत इसको आपको लेना है, ठीक है। जो शंकर प्रसाद कृष्ण है जो इकाई 2 में लगी है वहाँ से लेना है। अगला है, तुम जीवन से तटस्थ हो सकते हो परंतु मैं तो अब तटस्थ नहीं हो सकती। ये आपको पता है आषाढ़ का एक दिन, इकाई 8 का प्रश्न है। अब आई होप कि आपने इस तरह से नंबरिंग किया होगा कि आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आप पूरा प्रश्न देख रहे हैं कि बताएंगे भी आप कि मैम यूनिट 1 to 10 से इतने इतने प्रश्न आ चुके हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये यहाँ पे 2 ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। ये तीसरे अंक का कथन है। अगला प्रश्न आता है फिर से हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, करते हुए सही उत्तर का चयन करना है कि साहित्य को जनजीवन के समीप लाने का श्रेय भारतेंदु युग के निबंधकारों को जाता है, सही है।
विचार प्रधानता और गंभीर मनोभावों का विवेचन द्विवेदी युग के निबंधों की विशेषता है। छायावाद युग के निबंध केवल ललित निबंध की श्रेणी में आते हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये तो पहली बात तो सी ऑप्शन हमें कट करना पड़ेगा। ठीक है, सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि छायावाद के निबंध ना ललित निबंध में नहीं आते हैं। सी ऑप्शन जहाँ पे आप कट कर दो, पहले यहाँ पे वैसे हमने कट किया, ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। अब है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने केवल विचार प्रधान निबंध ही लिखे, ये भी गलत है। ऐसा नहीं उन्होंने विचार प्रधान निबंध ही लिखे हैं। ठीक है ना, ये भी गलत है। अब हमारा कितना बचा हमारे पास, हमने सी डी काटा तो हमारे पास ए बी ई करेक्ट आंसर बच गया। ठीक है, ए बी ई हमारा करेक्ट आंसर 4 नंबर में बच गया। अगला आता है, प्रश्न है कि आपने देखा ये इकाई 9 का ही प्रश्न है। ठीक है, इकाई 9 या इकाई 2 के अंतर्गत इसको हम लेंगे, क्योंकि काफ़ी साहित्यकार इसमें है, तो इकाई 2 का प्रश्न है ये। चलिए अगला है कि प्रश्न आता है कि पंचन के देखत प्रपंच करी दूर सब पंचन को सत्य पंचत्व में मिली हो। ठीक है, हरि 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 पान हरि पन हारी जस धर के धरव हो संत शांतनु को सुभट सुपूत कवि कहीं वह हों कभी कहीं वह हों मैं। ठीक है, अच्छा मैं भी है, वीर इसमें बताना है भेद कौन सा है यहाँ पर। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा युद्ध वीर। ये प्रश्न में इकाई 9 के अंतर्गत क्यों रखना चाहूँगी, क्योंकि सही ऑप्शन में इकाई मतलब कि अब 9 की ओर इंगित करता है, इकाई 2 में बिल्कुल नहीं, क्योंकि इकाई 2 में होता तो क्रम वगैरह लगाने क्या था, इतना कूट वाला प्रश्न नहीं आ सकता। तो ये भी आपका इकाई 9 निबंध का प्रश्न है। ये इकाई 2 के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, नहीं रस आपका दिया है किसमें, आपका इकाई 3 में दिया है। ठीक है, तो इकाई 3 का प्रश्न है। अगला है ये इकाई 5 का प्रश्न है भारत भारती से, कि भारत में उद्यत लक्ष्मी अहिल्याबाई बाजियाबाई भवानी पद्मिनी जिन नगरों की रानी थी उन्हें आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। देख लीजिए आप तो 2 नंबर पे आपका ये आएगा। पहले नंबर पे आप देख लो झांसी की रानी के लिए कहा गया है। ठीक है, इसके बाद आप देख लो 3 नंबर पे ये आएगा, और 4 नंबर पे आपका 5 नंबर पे आपका आएगा, 4 नंबर पे आपका आएगा। आप तो पहले जाके बी ऑप्शन पे देखो ए नंबर कहाँ से है, और लास्ट वाला आप तो डी ऑप्शन देख लेना, बी पहला और डी लास्ट में, बी पहला डी लास्ट में। ठीक है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तुरंत आप आंसर लगाओगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप बस ढूंढते रह जाएंगे, खोजते रह जाएंगे आप, तो भी आप कितना भी अच्छे से आपने तैयारी की है, यदि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं है और पेपर लगाने का तरीका आपको नहीं पता है, तो पेपर में बहुत मुश्किल होगी। क्योंकि पेपर लगाना आपको आना चाहिए। बहुत सब लोग तैयारी करके जाते हैं लेकिन परीक्षा में गड़बड़ करते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पेपर सॉल्व करना नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध कविता क्या है सरस्वती पत्रिका में किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो एनटीए ने इसका माना था 1908। हमने दोस्तों 1908 नहीं पढ़ा था, पता नहीं जिस किसी पुस्तक से माना होगा उन्होंने। ठीक है, तो या तो राम स्वरूप बच्चन जी कोई और रहे होंगे। ठीक है, तो उन्होंने 1908 माना, हम सब तो 1909 ही लगा के आए थे, पेपर तो मैं भी दी थी। ठीक है, तो एनटीए ने हमारा ऑप्शन गलत कर दिया था। प्रश्न है कि माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है, तो आपको पता है संस्करण विधा की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय किस लेखक का भारतीय संस्कृति के मूल उपादानों, अब या तो आपको पता है इकाई 10 का प्रश्न है, ये भी इकाई 9 का प्रश्न है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे रामधारी दिनकर, ये भी इकाई 9 का प्रश्न है। अगला इकाई 3 का प्रश्न आता है, आपको यहाँ पे राइट आंसर लगाना है। ये प्रश्न बहुत आसान है, यदि आपको पता होगा पेर पोइतिकुस अरस्तु की है, तो ए का तीसरा आप जाकर के देख लो, यहाँ है, यहाँ मत करो, मत निकालना, नहीं निकालना, उसको पहना दो, पूरा पहना दो, नहीं निकालना है। ठीक है, ए का तीसरा, तो ए का तीसरा यहाँ पर, यहाँ तो है ही नहीं, तो हमने इसको कट किया। फिर आपको देखना है बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉल्डिस की रचना है, तो बी का पहला। अब ए का तीसरा बी का पहला केवल एक जगह पे है, 4 नंबर ही हमारा करेक्ट आंसर है ना। इसके बाद आप देख लोगे द सीक्रेट वुड आपका एलियट का है, और प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आपका आई रिचर्ड का है। चलिए अगला है प्रश्न है कि मगही के अंतर्गत आने वाली बोलियां बताना है कौन सी हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हम पकड़ लेते हैं कि हमारा 2 ऑप्शन, ये यहाँ पे कुड़माली और खोटाली, ये हमारा करेक्ट आंसर है 3 नंबर। ओके, ये आपका इकाई 1 का प्रश्न है। आगे चलते हैं, फिर से देखते हैं कि इकाई 10 के प्रश्न की ओर हम आ गए हैं हिंदी गद्य के अन्य विधाओं से, जहाँ भी बताना है कि कौन किसकी रचना है। ठीक है, अब ये तो इकाई 10 में नहीं जाएगा, ये इकाई 2 का प्रश्न है जो मैंने आपको
23 पेज का मैं आपको दी थी PDF हिंदी गद्य कहने विधाएं। ये प्रश्न टोटल वहाँ से हैं। राहुल सांकृत्यायन की रचना है किन्नर देश में। अब आप एक का तीसरा जाके देख लीजिए, ठीक है, एक का तीसरा यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, अब तो गड़बड़ है, ठीक है। भगवत चरण उपाध्याय हैं, प्रभाकर द्विवेदी हैं, अमृतलाल बिगड़ हैं। अब आपको किसी एक का पकड़ना है, ठीक है, आपको किसी एक का पकड़ना है कि भगवत शरण उपाध्याय जो है उनकी रचना है सागर की लहरें। आप देखो बी का चौथा, ए का तीसरा और बी का चौथा, यहाँ भी यहाँ भी। अब आप क्या करोगे, अब आप प्रभाकर का देखोगे, प्रभाकर ने लिखा पार उतर कहीं जई हो, और इसके बाद यहाँ पर सी का पहला आ गया, तो ये हमारा 3 नंबर ही करेक्ट आंसर है दोस्तों, ठीक है। चलिए, इस तरह से आपको पेपर के टाइम पे भी करना है। जितना ज़्यादा आप ये वाला ट्रिक अपनाओगे उतना अच्छा आप कर पाओगे, ठीक है। हम मैं बहुत आगे पहुंच गई क्या, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आता है, भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना किस वर्ष की? इकाई 2 का प्रश्न है, तो 1873 में, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है इकाई 5 का प्रश्न है, हिंदी कविता के अंतर्गत, दुल्हन अंगिया काहे न धोवाई। यहाँ पे अंगिया का अर्थ बताना है। अंगिया किसको हम धोते हैं? शरीर को धोते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अंगिया यानी अंग, अंग यानी शरीर, तो हमारा शरीर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि सादे ढंग से केवल कुछ अत्यंत व्यंजक घटनाएं और थोड़ी बातचीत सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गंभीर संवेदना या मनोभाव से पर्यवेक्षित होने वाली रामचंद्र शुक्ल की कहानी कौन सी है? तो यहाँ पर अच्छा, रामचंद्र शुक्ल ने किसको यह कहानी माना है, ठीक है। तो उसने कहा था को ऐसा लिखा है कि मतलब बहुत कम घटनाएं हैं जो कि बहुत सामने आती है, बाकी तो चीज़ें बातचीत के माध्यम से, मनोभाव या संवेदना के माध्यम से ही प्रकट की जा रही हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना, आप उसने कहा था कहानी के लिए आचार्य शुक्ल का कथन। अब ये हो गया आपका इकाई 7 का प्रश्न। अगला प्रश्न फिर आपका आता है इकाई 10 में, जहां आपको सही युग्म का चयन करना है, मतलब सही युग्म का चयन करना है। आपने देखा कि महादेवी बाबा ने ठकुरी बाबा लिखा है और मुर्दहिया लिखा है किसने? तुलसीराम ने। इसके बाद ये तीनों ऑप्शन ही आपके गलत हैं, ठीक है, क्योंकि जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र ने लिखा, ओहो यहाँ पे रमणिका गुप्ता ने आप उधर लिखा, ये भी सही है। अब विवेकी राय का तो बिल्कुल नहीं, भोला राम का जीव तो हरिशंकर प्रसाद जी का है। आप सी और डी जहाँ पर हो काट दीजिए, सी यहाँ पे हमने काटा और सी यहाँ पे हमने काटा, ए बी ई हमारा करेक्ट आंसर है, और ये 2 ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला है प्रश्न आता है हमारा कि इसका अध्ययन हिंदी साहित्य की जानकारी के लिए कितना आवश्यक है? यह इसी अनुमान से किया जा सकता है। इस ढांचे पर 34 वर्ष पीछे गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने लोक प्रसिद्ध रामचरितमानस की रचना की। यह कथन बताना है किसके लिए? तो जायसी के लिए है। ये भी इकाई 2 का प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये आपका RPSC में पूछा गया था, इसके बाद दूसरी बार नेट के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। ये इकाई 8 का प्रश्न है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत से अपने वीर हिंदुस्तान में भेजे हैं, परंतु मुझको तुमसे जितनी आशा है उतनी और किसी से नहीं। तो कथन बताना है, भारत दुर्दशा में किन पात्रों के बीच ये आपसी संवाद हो रहा है? तो देखो ये पैटर्न भी आपको दोस्तों आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो संवाद हो रहा है ये हमारा होता है, ठीक है, संवाद हमारे 2 पात्रों के बीच हो रहा है। यहाँ पर भारत दुर्दैव और रोग के बीच ये हमारा संवाद हो रहा है 34 नंबर का। आप भी बीच बीच में वीडियो को पॉज करके और आंसर देने का प्रयास करते रहिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, ये प्रश्न NTA ने एलिमिनेट किया था दोस्तों क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें गड़बड़ थी। दुर्स्वामी का प्रकाशन 1933 है तो इन्होंने 31 लगाया। आधे धुरे का 1969 है तो ये भी गड़बड़ है। अंधा युग 1954 में प्रकाशित है, ठीक है। कोई स्कंदगुप्त और कुछ ऑप्शन सही थे, तो ये पूरे ऑप्शन ना मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए इन प्रश्न पर हमें क्या करना था? विचार करना था। तो विचार क्या करना है हमें? तो DE ही हमारा करेक्ट है और DE कहीं पे यहाँ पे था नहीं, ठीक है। चलिए, अगला है इकाई 3 का प्रश्न है। ये बताइए में कहाँ का प्रश्न है? ये आपका इकाई 8 का प्रश्न है, नाटकों से। अगला है कि वक्रोक्ति सिद्धांत के संदर्भ में हमें कौन सा कथन बताना है असत्य है? तो राइट आंसर पे मैं चलती हूँ। यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है कि क्रिया के विशिष्ट प्रयोगों से चमत्कार की सृष्टि हो, वहाँ लिंग वैचित्र वक्रता होती है। और डी ऑप्शन है कि जहाँ बहुवचन के,
ठीक है, जहाँ बहुवचन के स्थान पर एक वचन तथा द्विवचन के स्थान पर बहुवचन पद का प्रयोग हो वहाँ पुरुष वक्रता होती है। तो यहाँ पर बी और डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, और प्रश्न हमारा आता है, ये बी और डी हमने लगाया, 2 ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आधुनिक काल के किन दो, अभी आपका इकाई 2 का प्रश्न है, किन दो निबंधकारों को हिंदी का स्टील और एडिसन कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए हमारे बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। 1 नंबर करेक्ट है, ओल्ड पेपर है। ये भूमिका से प्रश्न है, स्कंदगुप्त नाटक में इकाई 8 का प्रश्न है भूमिका से, तो मत करना। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा केवल सी ऑप्शन, असत्य का चयन करना था। सी ऑप्शन हमारा असत्य है कि महाराजा चंद्रगुप्त के समय में सिंहल के राजा मेघवर्ण ने उपहार भेजकर बोधगया में विहार बनाने की प्रार्थना की। तो सी ऑप्शन केवल 2 नंबर पे ही हमारा ये डिस्कनेक्ट है। अगला प्रश्न फिर आता है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन आकाशदीप कहानी से संबंधित है। ठीक है, हमने देखा यहाँ पर 39 आकाशदीप से संबंधित है, दोनों बंदी नाव स्वतंत्र होने के कारण मुक्त हो गए। अच्छा, सही है। अब देखो, वरुण बालिकाओं के लिए लहरों से पन्ना और सोने की क्रीड़ा शैलमालाएं बन रही थी। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें आप देखोगे, सही का हमें चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बी और डी ही हमारा जो है वो सही संबंधित है, बी डी। ठीक है, बी डी और इसके बाद ई, बी डी ई हमारा सही है, बी डी ई हमारा 2 नंबर पे ही हमारा सही है। अब मुझे बताना है सी ऑप्शन क्यों गलत है कि चंपा आजीवन दीप स्तंभ में आलोक जलाती थी। आप बताना ये कहाँ मिसप्रिंट है, क्या मिसप्रिंट है इसमें, और बी ऑप्शन पे भी क्या मिसप्रिंट है जो कि आकाशदीप कहानी के संबंध में सही है नहीं है। मीरा के काव्य पंक्तियों के संदर्भ में हमें सत्यकथन का चयन करना है। थोड़ा सा नया टाइप का प्रश्न था, यहाँ पे बी और ई करेक्ट आंसर है, आप मिला लेना, बी और ई हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा हो गया इकाई 5 का प्रश्न, ये इकाई 7 का प्रश्न हो गया। एक एक प्रश्न बता भी रही हूँ, आप देखते जाना, जो लगेगा समझ में नहीं आ रहा आप मुझे बता भी देना कि किस तरह के प्रश्न है जो नहीं बनती। एक कहानी है भी, ये इकाई 10 का प्रश्न है। क्या है, आत्मकथा विधा की रचना है, ए नंबर हमारा करेक्ट है। फिर से कितना आसान सा प्रश्न है, इकाई 6 का क्रम लगाना है, क्रम नहीं प्रकाशन क्रम में ऐड कर देना है। ठीक है, देखो अब मैं आपको बता दूं, यदि आपको जानकारी नहीं होगी, आपने मेरी वीडियो देखी होगी पिछली वीडियो, आपको पता है यहाँ पर कम से कम 35 से 40 प्रश्न। ठीक है, 35 या फिर 30 प्रश्न मान लो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, जो सबसे बन रहे होते हैं। जो लोग ऐसे पढ़ के जाते हैं ना, सबसे बन रहे होते हैं 30 प्रश्न। इसके बाद आप देखोगे कि 20 प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत तैयारी अच्छे से किए, पीवाई की अच्छे से लगाए हैं, 30, 20, 50 ये उनसे बन रहा है। अब ये लोग क्या होते हैं, यही पीछे छूटेंगे। कैसे, यदि आपने 30 प्रश्न नॉर्मल इस तरह के प्रश्न जैसे आए, सबसे बनेगा पात्र लगा दो, क्रम लगा दो, ठीक है, ये वगैरह विषय वगैरह भाग वगैरह ये तो आ जाएगा। ऐसे प्रश्न कहाँ हैं, 30 और 20 प्रश्न में 50 प्रश्न आपका ऐसे ही आएगा, जिसमें से 10 प्रश्न आप आरसी को जोड़ दो, 60 प्रश्न आपका नॉर्मल बन गया। अब आपके पास बनता है साहित्य का 40 प्रश्न। 40 प्रश्नों में 10 प्रश्न तो ऐसे रहेंगे कि जो लगभग उनसे बनेगा जिन्होंने मूल टेक्स्ट को 2 से 3 बार पढ़ाई करा है। ठीक है, 50 10 60 हो गया, 50 10 हाँ 50 10 10 60 प्रश्न आपका हुआ आरसी का मिला करके। ठीक है, 60 प्रश्न, अभी 40 प्रश्न और बचा था, 40 प्रश्न और बचा था, जिसमें से हमने 10 प्रश्न लगाया मूल टेक्स्ट का जो लोग पढ़े थे। अब इनमें से 30 प्रश्न बचे हैं। ठीक है, जब हम 70 में 30 ऐड करेंगे तब जा करके हमारा 100 बनेगा। ये 30 प्रश्न बड़े मुश्किल होते हैं हर किसी से बनना। जो अच्छे से PYQ को जो मेथड मैं बता रही हूँ एलिमिनेशन मेथड आता है तभी कर पाएंगे, या जिन्होंने बढ़िया बाकायदा तैयारी की है 2 से 3 बार किए फिर नहीं निकला उनसे होगा, या तो जो मेहनत किए हैं पेपर क्वालिफाई करना है। तो इनमें से इस 70 में से इस 30 प्रश्न में से वो 5 6 7 8 प्रश्न और आप गैन करेंगे और एग्जाम क्वालिफाई करें। बाकी अभी भी 60% जो स्टूडेंट हैं यहीं पे अटके हैं 30 और 20 के फंडे में। 30 प्रश्न नॉर्मल आएगा, सबसे बनेगा, 20 प्रश्न उनके आएगा जो थोड़ा बहुत अच्छे से तैयारी कर लिए, ओल्ड पेपर वगैरह तैयार कर लिए, वो करेंगी। बाकी जो मेहनत करके आए हैं वही इस 70 वाले ऑप्शन पे रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। यहाँ पर झूठा सच का प्रकाशित हुआ 58 में,
महिला आंचल का प्रकाशित हुआ 54 में, और मानस का हंस एनटीए ने 74 लगा दिया, गोदान 36 था तो 35 कर दिया। तो कोई नहीं, उन्हीं के ऑप्शन पे चले जाते हैं, ए का दूसरा देख लेते हैं, ए का दूसरा यहाँ भी, और हम बी का चौथा देख लेते हैं। ए का दूसरा, बी का चौथा, डी ऑप्शन पे 4 नंबर हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, ये हमारा हो गया इकाई 3 का प्रश्न। प्रश्न है शब्दार्थों सहितों का, ओल्ड पेपर है पूरा का पूरा ओल्ड पेपर है, शब्दार्थों सहितों काव्यम गद्यम पद्यम च तत्विधा। ये किसने बोला ऐसा बोलते हैं भाम है। ए का तीसरा कहाँ पर, यहाँ भी। अब यहाँ पे नहीं है तो आप ये चीज़ें, आप तो अपना समय जितना हो सके आप बचाने का प्रयास करना। और हमें बी का पहला देखना है, काव्य शब्दों या गुणालंकार है संस्कृतियों शब्दार्थ तो वर्तते। मैं हमेशा कहती हूँ वामन वर्तते, ठीक है, एक ट्रिक है वामन वर्तते, ठीक है। अब आपने बी का लगाया, यहाँ पर आपका देखो यहाँ पे ए का तीसरा, बी का पहला, तो यही आपका 2 नंबर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तद 200 शब्दार्थों सगुणा बलंकृति पुनः कॉपी, मम्मट की पंक्ति बहुत बार आ चुकी है पेपर में। और आपका ये वाक्यम रसात्मक काव्यम विश्वनाथ का, क्योंकि जगन्नाथ ने लिखा है रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इकाई 1 के प्रश्न की ओर। इकाई 1 का जो प्रश्न है वहाँ दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में हमें असत्य का चयन करना है। हम देखते हैं बहुत से मित्र कहीं ना कहीं कोर्स में तो होते हैं, कोर्स में होने के बावजूद भी वे 6% में नहीं आते। क्यों नहीं आते, इसका रीज़न मैं बता दूं आपको दोस्तों कि तैयारी तो कर ली उन्होंने, शॉर्ट ने पढ़ाई की या मूल पुस्तक जो ही पढ़े, लेकिन 3 घंटे पेपर सॉल्व करने का तरीका नहीं आता। हो सकता है हर किसी को ना आता हो, मैं कई बार देखी हूँ, कई बार एक बार एग्जाम निकाले हैं 2018-19 में, इसके बाद बोलते हैं मैम आज तक हमारा एग्जाम नहीं निकल पाया, हमने प्रयास किया, हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया। यदि आप इस वर्ष भी एग्जाम क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप पीएचडी में इनरोल नहीं हो पाएंगे दोस्तों। तो अब नेट निकालना, जेआरएफ निकालना, पीएचडी एंट्रेंस निकालना आपके लिए कंपलसरी हो गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। 44 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न कह रहा असत्य बता दो। तो पूर्वी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश नहीं अर्धमागधी से हुआ है, तो हमने असत्य का चयन किया, हमारा यहाँ पे ए असत्य है। और हम देखते हैं कि प्रश्न है कि अर्धमागधी कौशल के आसपास की विकसित हुई है, तो सी ऑप्शन ए सी हमारा करेक्ट है, ए नंबर हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब अगला है हमारा इकाई 2 में आया हुआ प्रश्न है, पत्रों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद में लगाना है। यदि आपने तैयारी की है, आपने पढ़ा होगा अच्छे से, तो आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे पहले बनारस अखबार पर, ठीक है। यदि आपने भारतीय युग के पूर्व की पत्रिका बनारस अखबार, इसके बाद प्रकाशित ऐसी, अब बी के बाद ई पकड़ते हैं तो केवल एक जगह पे आता है, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये बहुत कठिन नहीं है दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा पुस्तकों पर ध्यान एकाग्र होना चाहिए, क्योंकि मेरे कोर्स के बच्चे या फिर और भी जो हैं कहते हैं हमको तो पाई ये पता हो गया है कि मैम ने कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, जो पढ़ रहे हैं। अब जो पढ़ ही नहीं रहे तो क्या बताऊँ आपको। इकाई 1 के फिर प्रश्न में आपको असंगत बताना है, असत्य बताना है। देवनागर अर्थात काशी में प्रचार के कारण इसका नाम देवनागरी पड़ा, ठीक है, असत्य बताना है। ग्रियर्सन ने देवनागरी को शारदा लिपि की बहन कहा। ललित विस्तार में उल्लेखित नाग लिपि ही नागरी है। अरबी लिपि की भांति इस लिपि की उत्पत्ति पुरानी सामी लिपि की उत्तर। अब तो पहली बात देवनागरी की तो सामी लिपि से विकास ही नहीं हुआ है, तो पहले तो आपको क्लियर पता हो, जाके असत्य बता दो भाई, ठीक है। तो डी आपने पकड़ा। आप जाओगे कहाँ, ऑप्शन पे जाओगे और ऑप्शन में देखोगे कि डी कहाँ पर है। और ये भी है, ग्रियर्सन ने इसको देवनागरी को शारदा लिपि की बहन नहीं माना है, पहली बात। और बी डी हमारा करेक्ट है, तो बी डी हमारा यहाँ पर यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये भी हमारा ओल्ड पेपर है दोस्तों, इकाई 2 का, और लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या लिखा है यहाँ पर, सॉरी, हम देखते हैं यहाँ पे पहले बैकुंठ मणि किसकी है, अगहन महात। फिर आपने अब देखो गंग कवि का है श्रृंगार, वो चंद छंद वर्णन की महिमा। और आप देख लो, क्योंकि ये गोकुलनाथ और विट्ठलनाथ दोनों की रचनाओं में बहुत सारा डाउट होता है, तो यहाँ पे आप देख लो अच्छे से। पहले तो आप विकल्पों पे चले जाओ कि ए का चौथा विकल्प कहाँ पे है और डी का पहला कहाँ पे है, ठीक है। ए का चौथा, डी का पहला यहाँ पे है, और यही हमारा 3 नंबर करेक्ट है। अब आप बी का दूसरा लगा दो कि यहाँ पर बी का
आप लगा लो दूसरे नंबर पे, ठीक है। गोकुलनाथ ने लिखा श्रृंगारस मंडन, मैं करेक्ट हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, ठीक है। ए का चौथा नंबर सही है, गोकुल नाथ ने श्रृंगारस मंडन लिखा। और गोसाई विट्ठल नाथ ने लिखा, नहीं बिट हाँ विट्ठल नाथ ने लिखा श्रृंगारस मंडन, ठीक है। सी का यहाँ पर होगा। और गोकुलनाथ ने लिखा श्रृंगार रस मंडन, और विट्ठल नाथ लिखा, नहीं गोकुलनाथ का है 84 वैष्णव की वार्ता, सॉरी, गोकुलनाथ का है 84 वैष्णव की वार्ता, ठीक है। सॉरी सॉरी, ये 4 नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 4 हमारा करेक्ट होगा, 3 हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा दोस्तों। ए का चौथा, बी का तीसरा, ठीक है। ए का चौथा, बी का तीसरा, यही हमारा 4 नंबर करेक्ट होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे बनता हुआ प्रश्न हमारा गड़बड़ होने लगता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भारती हरिश्चंद्र ने लिखा वर्षा विनोद, ठीक है। बद्री नारायण चौधरी का कौन सा रचना है देख लेते हैं। ये भी देखो, जितना ज़्यादा आप ओल्ड पेपर रहने वाला, जितना ओल्ड पेपर पे आप जाओगे उतना सही रहेगा। ए का तीसरा हमने देखा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हमने इसको काटा। अब बी का चौथा, बद्रीनारायण चौधरी ने प्रेम घन जीर्ण जनपद लिखा है, तो यहाँ पर बी का, ए का तीसरा, बी का चौथा सिर्फ एक जगह पे है, और यही हमारा करेक्ट है। सी का पहला प्रेम संपत्ति लता प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा, और प्रेम पुष्पावली लिखा है ठाकुर जगमोहन सिंह ने, ठीक है। 2 नंबर हमारा करेक्ट है। चलिए अगला है, रासव असंभु नवरस सरस छंद चंद किम अमीय सम श्रृंगार वीर करुणा बिछब भय अद्भुत संत सम। प्रश्न है चंद्रवरदाई, अरे यार कैसे निकल गया, हाँ हो गया, रंदो लगा दूंगी। और चंद्रवरदाई ने किस संदर्भ में ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर लगाना है रासव की व्याख्या पर। ओके आगे आते हैं, देखो जैसे यही तो प्रश्न कठिन है, यही प्रश्न देखो आप 50 नंबर के प्रश्न में आती हूँ, और आप देखते हो यही प्रश्न कठिन है, क्योंकि ये सबसे बनना मुश्किल है, पर आपको ये एलिमिनेशन मेथड करके आप सही आंसर निकालेंगे। अरस्तु ने त्रासदी के 6 अनिवार्य अंग स्वीकार किए हैं, कथानक, चरित्र, पदावली, विचार, संगीत, गीत संगीत व्यवस्था। अच्छा ठीक है, हमें क्या करना है, सही कथन का चयन करना। हाँ बिल्कुल सही है। अगला है हमारा कि कॉलरिज ने कल्पना के 2 भेद किए हैं, मुख्य कल्पना, गौड़ कल्पना, ठीक है। हमारा ये भी यहाँ पर सही। ये आप देखो कि यहाँ पर 6 तो भेद हैं, 1 2 3 4 5 है, लेकिन संगीत व्यवस्था, अच्छा कुछ चीज़ें भी गड़बड़ होंगी, अभी देखते हैं। और एलियट, हाँ ए बी ऑप्शन करेक्ट है। एलियट ने परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा निबंध में घोषणा की कि कवि व्यक्तित्व के व्यक्ति ने व्यक्तित्व से पलायन। हाँ सी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, बी सी। और यहाँ पर आपको पता है आइए रिचर्ड ने वृत्तियों के 2 भेद, ये गलत है आपका, और ये ऑप्शन सही है कि प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ विचार करते हुए रिचर्ड ने 4 प्रकार के अर्थों का उल्लेख किया है, वाच्यार्थ, भावना, बोधगम्य के प्रति, अभिवृत्ति और अभिप्राय। बिल्कुल ये सही है। तो बी डी बी सी और ई हमारा करेक्ट है, ए नंबर हमारा करेक्ट है। कुछ चीज़ें आपको एलिमिनेट करना है, यदि आप चाहो तो डी ऑप्शन कर सकते हो, डी यहाँ भी है, डी यहाँ भी है, और आपको एक और है ए ऑप्शन आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि वो राइट आंसर पे हमें मैच नहीं कर रहा। ठीक है, आपने राइट आंसर लगा लिया ना, ए ऑप्शन। अगला है छत्तीसगढ़ी बोली के संदर्भ में हमें असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। तो असत्य कथन है 4 नंबर के, गोडानी छत्तीसगढ़ी बोली का एक रूप है, ये हमारा असत्य है। ये भी हमारा इकाई 1 का प्रश्न है। नागमती वियोग खंड में प्यू वियोग बाउर जीव, बाउर का मतलब होता है बावला हो जाना, इकाई 5 का प्रश्न है। अंधा युग में हमें सत्य कथन का चयन करना है। पहले तो भैया आप सत्य और असत्य पे जरूर जाइएगा, ये देखिएगा कौन सा सत्य है कौन सा सत्य है, क्योंकि ये इसको आपने छोड़ा तो बहुत ज़्यादा आपका पेपर गड़बड़ हो सकता है। सत्य के लिए बोल रहा है, दे दो, सत्य के लिए बोल रहा है तो सत्य का चयन कर। जाओ दीदी लोग को जगा दो, बोलो उठो चलो, बोलो मम्मी बोल रही हैं उठो चाय बनाओ। चलिए अगला है हमारा प्रश्न है कि अंधा युग के पहले अंक का शीर्षक कौरव नगरी पशु का उदय, दूसरे अंक का पशु का उदय है, सही है। फिर इसके बाद हमारा है सी ऑप्शन की अंधा युग के 5वें अंक का शीर्षक विजय एक क्रमिक आत्महत्या, सही है, ठीक है। बी सी हम चलते हैं और बी सी देखते हैं, यहाँ पर है 2 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है।
अब है अमृतसर आ गया। कहानी में बाबू की मुस्कान विभत्स होने के पीछे का कारण बताना है। क्या है? तो विभाजन की विभीषिका का प्रभाव। 4 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। ये इकाई 7 का प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है हमारा, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि पेपर बड़ा कठिन है। आधा प्रश्न तो ओल्ड पेपर का है। ठीक है, आधा प्रश्न तो दोस्तों ओल्ड पेपर का है। हम थे किस 54 नंबर पे? अगला 55 नंबर है हमारा, असत्य कथन का चयन करना है कि दलित चेतना और नारी चेतना के स्वतंत्र भारत के 9वें दशक में आंदोलन का रूप धारण 9वें। अच्छा देखो, अभी आप तो पकड़ना पहले कि आप करेक्ट आंसर कैसे निकालोगे, असत्य कैसे निकालोगे। पहली बात है कि हिंदी दलित लेखन में महिला रचनाकारों की समस्या केंद्र में है। तो केवल महिला रचनाकारों की समस्या केंद्र में नहीं है, तो बी ऑप्शन आपने पकड़ा। और आप क्या निकालोगे कि दलित लेखन परंपरा में राजेंद्र यादव, मैत्रेयी पुष्पा, ये तो आते ही नहीं है, कमलेश्वर ये तो आते ही नहीं है। और आप ये आपने देखा, और बी ई ही आपका सत्य है क्या? और बाकी सब दलित चिंतन के बारे में चीज़ें हैं, ये बी और ई नहीं है। बी और ई यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हमें सही युग्म का सुगलित करना चाहिए कि सही युग्म कौन सा है। आप देख लीजिए, पानी को हटा दो, जाओ किचन में जाओ, रख दो, कहीं गिर ना जाए, रख दो। अभी गुनगुना करूँगी फिर पीऊँगी, नहीं तो गला बैठ जाएगा। किचन में रख दो, अभी आ रही हूँ। ठीक है, सही युग्म का चयन करना है तो भारतेंदु ने लिखा दिल्ली दरबार, सही है। प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा शिव मूर्ति। अब ये सब गलत है, क्योंकि अध्यापक पूर्ण सिंह ने नाखून बढ़ते हैं क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हजारी जी ने लिखा है। नामवर सिंह का भी ये नहीं है। बीबी की अच्छा ये ऐसे चला गया। ठीक है, चलो ए भी हमारा करेक्ट है। तो ए भी हम देख लेते हैं, 2 नंबर पे हमारा करेक्ट आंसर है। देखो पूरा ओल्ड पेपर है मैला आंचल का। ठीक है, कि सभी संथालों को दामुल हौज हो गया, ओल्ड पेपर है। यहाँ पे 3 नंबर हमारा करेक्ट है। अब यहाँ कह रहा है आप सत्य बता दूँ। ठीक है, आधुनिकता के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। अब हम देख लेते हैं, पहले तो आप तो सत्य तभी आप करोगे जब आप गलत को एलिमिनेट करोगे। आधुनिकता यथार्थबोध पर आधारित है, हाँ सही है। आधुनिकता ईश्वर का चित्रण मनुष्य के रूप में करती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आधुनिकता नहीं करती तो कौन सा सिद्धांत करता है, कौन सा वाद करता है, आप कमेंट में लिखना। संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद या फिर मनोविश्लेषणवाद। ठीक है, आप लिखना ज़रा। आधुनिकता किसी निर्दिष्ट प्रणाली पर न चलकर अपनी संवेदना आसपास के जीवन से ग्रहण करती है, बिल्कुल सही है। और आधुनिकता सामाजिक उत्तरदायित्व से मुक्त है। अब एक चीज़ आप देखो यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं है आधुनिकता हम आधुनिक हैं, हम समाज के उत्तरदायित्व से मुक्त बिल्कुल नहीं है दोस्तों। और आधुनिकता आनंद के साथ साथ कर्म की प्रेरणा देती है, बिल्कुल सही है। तो ए सी ई हमारा करेक्ट है, और ए सी ई हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर है। चलिए आगे, हमने देखो डी काटा, यहाँ पे डी सही नहीं था, और हमारा कौन सा बी भी सही नहीं था, तो बी यहाँ पर था, हमने इसको भी काटा। अगला है कि ये इकाई 4 के प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। सी मुख सरद कमल जिम किमि है, कही जाए निस मलिन वह निस दिन यह विगसाए। में आपको अलंकार बताना है कि कौन सा अलंकार है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर राइट आंसर व्यतिरेक अलंकार है। अगला है फिर से सूची 1 का सूची 1 2 के साथ मिलान करना है। यहाँ पे ये ओल्ड पेपर है, ज्ञान रंजन का पहल पत्रिका। ठीक है, कुछ नहीं बनता, जाके बी का पहला ढूंढ लो कहाँ पर है, और बी का पहला केवल एक जगह पे है। बी का पहला यहाँ भी नहीं है, बी का पहला यहाँ भी नहीं, बी का पहला यहाँ भी नहीं। आपका यही नंबर करेक्ट है, आप जाके मिला लो। राजकुमार ने क्या लिखा, अभिप्राय पत्रिका का संपादन किया है। और बी का यहाँ 80 का देख लो, 2 नंबर पे नई कविता का संपादन जगदीश गुप्ता ने किया, और विजय देव नारायण शाही ने किया है आलोचना पत्रिका का संपादन। विद्यानिवास मिश्र के निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का प्रकाशन बताना है, 1974 है। लखनऊ की कब्र उपन्यास के लेखक कौन है, तो यहाँ पर देख लो, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा पंडित किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, मत करो अल्लाह, रहन दो। वो देखो वो पन्ने निकालो, वो लगाओ इसमें, उसको लगाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो ओल्ड पेपर है भाई, बहुत बार आ चुका है। इसका तो एक भी आप लगाओगे तो भी आप कर लोगे। पहला खंड कौन सा है, ऊषा और ईश्वर। ठीक है, दूसरा बीज और अंकुर, तीसरा आप लगा लो, वो पन्नी वहाँ पे गिरी है। चतुर्थ खंड पुरुष और परिस्थिति, और प्रकृति और पुरुष। ठीक है, यहाँ पे जाओगे और आपका 1 नंबर पे ही आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा।
अगला है, सॉरी, अगला है रचनाकारों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार मिलान करना है। कोई सा मिला लीजिए, एक तो पहले आप कोई सा एक मिला लो। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जो आते हैं आपके 1886 के हैं, और यहाँ रामनरेश त्रिपाठी 1889 के हैं। पंत जी 1900, हाँ महादेवी जी 1907। जाके आप देख लो एक बार अच्छे से। ठीक है, एक का दूसरा किधर है, एक का दूसरा यहाँ भी, लेकिन हमें बी का तीसरा मिलाना है। एक का दूसरा, बी का तीसरा यहाँ पे, यही हमारा 2 नंबर करेक्ट आंसर है। अब ये सब इकाई 2 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब आपको भारतीय काव्य शास्त्र के विभिन्न संप्रदायों के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है। ठीक है, देख लीजिए सही कथन क्या है। आचार्य कुंतक ने रीति रचना के मार्ग में आचार्य कुंतक ने रीति रचना के 3 मार्ग माने हैं, सुकुमार, विचित्र और मध्यम। सही है। शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ उत्पाद्य उत्पादक संबंध, संयोग का अर्थ अनुमाप्य अनुमापक संबंध माना है। आप एक बार देख लो, आचार्य शंकुक का ये तो नहीं है। भट्टनायक ने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति और संयोग का अर्थ भोज्य माना, बिल्कुल सही है। और इसके बाद ध्वनि के 3 भेद माने जाते हैं, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि, रस ध्वनि। हाँ बस, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, आपका ACD करेक्ट आंसर है। ठीक है, औचित्य के कितने भेद माने आप जरा बताना मुझे। ठीक है, आनंद वर्धन ने औचित्य के प्रकार कितने माने आप मुझे बताना। ACD हमारा करेक्ट है, और यही हमारा 2 ऑप्शन करेक्ट है। जाओ थोड़ा लल्ला को नमकीन दे दो खाने के लिए। जाओ बिट्टू को बोलो। आप देखते हैं कि यही इकाई 8 का प्रश्न है, हमें मिलान करना है। लीला पात्र जो है वो 1 और द्रोणाचार्य की है। दंतुला साढ़ का 1 दिन का पात्र है। अशोक है आधे अधूरे का पात्र है, और देवकी स्कंदगुप्त के पात्र है। हम मिला लेते हैं 1 का तीसरा। ठीक है, कहाँ पर है 1 का तीसरा, केवल एक जगह पे है। ठीक है, और यही हमारा 2 नंबर करेक्ट आंसर है। ये चीज़ें आप थोड़ा सा देखते रहना। भेक है यह, आप विचार कर देखिए। जैसे आपका यह खद्दर कपड़ा है, मलमल और मार्किन कपड़ा पहनने वाले मन से भले ही नहीं बात नहीं करना, भले ही महात्मा जी के पंथ को माने, लेकिन आप उन्हें स्वराजी तो नहीं कहिएगा। ठीक है, मैला आंचल का एक कथन है, और ये कथन है हमारा लक्ष्मी का। ठीक है, अब ये लगाना बड़ा कठिन है, ये तो वही करेगा जिसने थोड़ा सा विस्तार से पढ़ाई की है। अब तमस उपन्यास में घटना लगानी है, बहुत कठिन है, क्योंकि आपने तमस अच्छे से पढ़ा तभी आप लगाओगे, नहीं तो केवल आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप राइट आंसर बस लगाएंगे कि A नंबर ही हमारा करेक्ट है। और इसके बाद आपको लगाना मुश्किल, जब तक आप टेक्स्ट नहीं पढ़ोगे इस तरह के प्रश्न अभी आपको देखने का टाइम नहीं है। ठीक है, यहाँ आपने देख लिया, बाकी अभी इतना टाइम नहीं है कि जाके आप तमस पढ़ाई करो। हाँ, ऐसे प्रश्न हैं जो कि आप कर सकते हो। कोशिका कटवार में कहानी के आधार पर ध्वनि और वस्तु का हमें सही युग बताना है, तो यहाँ पे छिच्छर छिच्छर मथानी। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। बहुत बेसिक सा प्रश्न था। ठीक है, अपना अपना भाग कहानी के संदर्भ में आपको उपयुक्त कथन का चयन करना है, तो यहाँ भी आप चयन कर सकते हो करेक्ट आंसर। ठीक है, B नंबर करेक्ट है कि अधिकार गर्व में तने अंग्रेजों के घोड़ों की बाग जिन पहाड़ी हाथों में थी, वे अंग्रेजों का विरोध करना सीख गए थे। ठीक है, इसके बाद है D ऑप्शन कि मित्र ने लड़के को सहायता के लिए होटल बुलाया, पर होटल का नाम बताना भूल गया। इसके बाद हमारा है A नंबर की प्रकृति ने लड़के के सबके लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया। तो ADE कहाँ पर है, ADE कुछ गड़बड़ है, नहीं BDE हमारा 1 नंबर पे करेक्ट आंसर है। आगे है कि रचनाओं का हमें क्रम लगाना है। ठीक है, लगा लीजिए। प्रेमचंद घर 1944 से प्रकाशित है, आवारा मसीहा 74 में प्रकाशित है। फिर आप देख लो एक कहानी है भी 2007 में प्रकाशित है। ठीक है, अब आप तो जाओ E नंबर पे कहाँ लास्ट में है। ठीक है, E यहाँ लास्ट में नहीं है, E यहाँ लास्ट में नहीं है, E यहाँ लास्ट में है और यहाँ, लेकिन आपको तब भी देखना है कि प्रेमचंद घर में 1944 में। ठीक है, A से स्टार्ट हो रहा है, यही आपका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ें। अब मनुष्य को अक्सर सोचने वाला पशु कहा गया है, यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है। थोड़ा सा मुश्किल है बताना, क्योंकि दोस्तों ये तो आप अंदर से इतना डीप आप नहीं पढ़े हो। ठीक है, हमने लगाया यहाँ पे इतिहास चक्र, लेकिन इतना डीप अध्ययन आपने नहीं किया हुआ है। टेक आप बता रही 30 प्रश्न ऐसे आएगा जो हर किसी से नहीं बनता होता है। बस वहाँ पे 2 ही काम होगा, या तो तुक्का लगाएंगे आप, या तो फिर आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे और राइट आंसर का चयन करेंगे।
वहीं पे रखा है ना उधर, छोटू दीदी से पूछो। अक्षय के संदर्भ में निम्नलिखित, हाँ हमें बताना कथन कौन सा सत्य है। तो अक्षय का पहला कविता संग्रह भगदत्त 1933 में प्रकाशित हुआ। फिर चिंता नामक काव्य संग्रह 4 खंडों में है। फिर हरी घास पर चढ़कर कविता में प्रतीकात्मक शैली के अंतर्गत मृत्यु का चित्रण है। फिर बावरा हैरी अक्षय जी का छोटी रचना है। पहली बात तो आप काटो, ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर असत्य का चयन करना है। ठीक है, तो बाबरा आहेरी ये नहीं है। ठीक है, और असत्य कौन सा है, बी नंबर है कि चिंता नामक संग्रह 4 खंडों में है। और आपका 80 नंबर कि हरी घास पर चढ़कर कविता में प्रतीकात्मक शैली के अंतर्गत मृत्यु का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो आपने बी और सी देखा कि करेक्ट, आपका करेक्ट नहीं है, और बी सी आपका कहाँ है, 3 नंबर पे, ये आपका करेक्ट नहीं है, मतलब असत्य नहीं है ऐसा पूछ रहा है। अब ये राजा धनवंशिया जगपति ये सबसे बनेगा। कुर्सी का कटवार हवलदार राम सिंह, सिक्का बदल गया साहनी, और चीफ की दावत सामनाथ। अब आप तो एक का तीसरा देख लो कहाँ पे है, एक का तीसरा यहाँ भी यहाँ भी। अच्छा, इनको हमने काटा। पेपर के टाइम पे यही करना है आपको, पहले तो जिस पर टाइम नहीं देना है आप रत्ती पर टाइम मत दीजिएगा। आप बी का हम चौथा देखेंगे, ए का तीसरा, बी का चौथा, यहाँ पर यह 3 नंबर हमारा करेक्ट है। अगला है आदिकाल में लिखी गई रचना आल्हा जगनी की मूल भाषा इनमें से कौन सी है, तो बुंदेलखंडी। ठीक है, अगला है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा प्रश्न, ये प्रश्न आपका टाइम लेगा, तब भी आप देखो, कोई सा देख लो। किताब वाला कहता है आपस में तू मैं शुरू हो गई, बात बात में एक अच्छा खासा हंगामा हो गया। ए का चौथा आप देख लो, मिला लो। ठीक है, और मिला लो बी का तीसरा। ये बर्तन वाला बोलता भी मैंने तुम लोगों का क्या बिगड़ा था, एक तो मंदा बाजार ऊपर से एक क्या टोटका। अब ए का चौथा जाके ऑप्शन में देख लो आप। ठीक है, ए का चौथा, बी का तीसरा, आप देख लो कहाँ पे है, आप आंसर निकालोगे। ए का चौथा यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी, लेकिन ए का चौथा, बी का तीसरा केवल यहाँ पे 3 नंबर ही हमारा करेक्ट आंसर है। और इस तरह से आप करोगे तो कर लोगे। ठीक है, मुझे बोलने में बहुत परेशानी हो रही है, जल्दी से कर देती हूँ, थोड़े से प्रश्न और बचे हुए हैं। दुलाई वाली कब प्रकाशित हुआ, ठीक है, पहले तो आप कानून का गाना लगा 1913 में, और उसने कहा था 1915 में। ठीक है, दुलाई वाली 1907 में, इंदुमती 1900 में। एक का चौथा, ये क्या बात हुई, कुछ गड़बड़ है क्या। ए का पहला हमने यहाँ लगाया और बी का चौथा यहाँ लगाया, हमारा 4 नंबर करेक्ट है। आगे बढ़ें, फिर से आसान सा प्रश्न है। ठीक है, यहाँ तो आप तो कुछ भी पकड़ो, पहले कोई सा एक पकड़ो, कोई सा पहले। बुलंदशहर खड़ी बोली, ए का तीसरा सिर्फ एक जगह पे, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। आप तो चाहोगे तो आप 2 सेकंड में आंसर निकालोगे, यदि आपको सही आता है पकड़ना, आपको तुरंत ये करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे ऑप्शन पे पहले जाके देखोगे अरे भैया फतेहपुर बधी में, मंडी में ये टिकट आवा, इतना नहीं देखना। पहले तो आप, यदि आपको अपना समय बचाना है तो आपको कुछ ट्रिक अपनाना पड़ेगा। पूरे के पूरे प्रश्न आपको बढ़िया से अच्छे करने हैं। तो प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में नाम से उनकी जीवनी लिखी है, तो ये कब प्रकाशित है, 1944 में। अगला है जन्म वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में लगाना है। ये थोड़ा सा बहुत लोग का गड़बड़ हुआ था, बहुत लोगों का प्रश्न दोस्तों ये गड़बड़ हुआ था, क्योंकि सही से यहाँ पर गड़बड़ था नंबर और इनमें। ठीक है, यहाँ तो हर कोई लगा ले रहा था। ठीक है, भारतेंदु पहले आएंगे, इसके बाद सरदार पूर्ण 1881 और रामचंद्र शुक्ल 1884। ए बी सी तक तो बन रहा था, ए बी सी यहाँ भी, ए बी सी यहाँ भी, इनका तो मतलब ही नहीं था कुछ भी। अब हम देखेंगे, पहले आएंगे नाम, ये विद्यानिवास आएंगे, फिर नामवर जी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर हमारा करेक्ट था। इसी हॉश पोस्ट में बहुत से लोगों का प्रश्न गलत हुआ था। जन्म वर्ष के अनुसार सही लगा दो, अक्षय 1911, दिनकर को तो 1908 है, 5 है ही नहीं, इनका भी ये गलत है और इनका भी गलत है। ए और ई, ए ई करेक्ट आंसर है आपका, देख लो। अगला है गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी ने इस शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक समझी जाएगी तब तक बना रहेगा, बताना है। महायुक्ता द्विवेदी किस आलोचक के लिए ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। आगे बढ़ते हैं, राग दरबारी में बताना है
कि राग दरबारी उपन्यास में जिला कार्यालय में आई स्कीम के अंतर्गत रुपए पाने के लिए इनमें से किस युग्मी ने योजना बनाई। देखो ये बहुत डीप प्रश्न है, जब आपने राग दरबारी ढंग से पढ़ी होगी तभी आप कर पाएंगे। ई नंबर करेक्ट है आपका, केवल ई नंबर, 3 नंबर यहाँ पे करेक्ट है। बुद्धिजीवी वर्ग वह हो सकता है जो दूरदर्शी होता है, सलाह दे सकता है और नेतृत्व दान कर सकता है। इस वाले में से कोई सा प्रश्न ऐसा नहीं था जो कि स्थापना तर्क वाला रहा हो। पहली बार एनटीए ने ऐसा किया था जहाँ पे स्थापना और तर्क वाला एक भी प्रश्न नहीं था, तो भीमराव अम्बेडकर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ओल्ड पेपर है दादा भाई नौरोजी के लिए कि असरज हो तो तुम हो सम गोरे बाड़त कारे तासो कारे कारे शब्दों पर है बारे। अगला है आचार्य मम्मट द्वारा निम्न पंक्तियों में से किस प्रयोजन की ओर संकेत किया गया है। तो यहाँ पे आप तो राइट आंसर लगा लो, लोकोपदेश। बाकी ये चीज़ें यदि नहीं पढ़े हैं तो मुश्किल है करना। आप गोदान उपन्यास में बताना है निम्नलिखित वाक्य किसके संदर्भ में कहा गया है कि शराब का नशा उसके ऊपर से की भांति झपटा और दबोच बैठा। ठीक है, ये गोदान उपन्यास में इम्पॉर्टेंट है, सबसे बना होगा ओमकार नाथ कहते हैं, क्योंकि जब पार्टी में हो रही थी तभी ये संवाद वहाँ पर होता है पार्टी के समय पे। ये प्रश्न एलिमिनेशन मेथड का है, टोटली एलिमिनेशन मेथड का है। नई समीक्षा ने स्वतंत्रतावादी प्रवृत्तियों का विरोध करते हुए पलायनवादी और भावुकतापूर्ण प्रवृत्ति का तिरस्कार किया। नई समीक्षा ने विक्टोरियन नैतिकता को साहित्य की मूल वृत्ति माना। अब थोड़ा सा आप तो पहले एलिमिनेट करो, टोटली एलिमिनेट करोगे तो ही आप कर पाओगे। सत्य नहीं है बताना है, ठीक है। कौन सा? कि नई समीक्षा ने विक्टोरियन नैतिकता को साहित्य की मूल प्रवृत्ति माना, बिल्कुल गलत। फिर एक और है आपका क्या कि नई समीक्षा आलोचक की जिम्मेदारी किसी कलाकृति के गूढ़ अर्थ के उद्घाटन से जोड़ती है, भले ही उसे प्रभावकारक हित्वाभास से गुजरना पड़े। ठीक है, बीड यहाँ पे 2 नंबर पे, यही हमारा करेक्ट आंसर है। कृपा कांड के रचयिता कौन है? तो बहुत आसान है, कृपा कांड के रचयिता का नाम बताना घनानंद है। ठीक है, अब हम आते हैं कहाँ पे? अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हो गया बहुत आसान है। प्रश्न कहता है इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है, ये पीडीएफ मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाला भी है, एक बार अच्छे से आप देख भी लेना। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ते, कब तक पढ़ेंगे, ईदगाह से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है हमारा? यहाँ पर है आरसी। ठीक है, तो आरसी का उत्तर बता रहे, पर मैं आरसी लगाने का एक नया तरीका बताऊंगी खुद से भी कि आरसी आप कैसे पकड़ोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं उत्तर बता देती, जिनके पास ये प्रश्न होगा तो वो लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 3 नंबर करेक्ट आंसर है इसका। आप तो करना हो तो एक बार आरसी का स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो आप। ठीक है, ये रहा आरसी। जिनके पास ये पेपर ना हो, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास पेपर नहीं होता है, तो आपने स्क्रीनशॉट लिया। अब एक एक प्रश्नों का आप ले लेना स्क्रीनशॉट। और यहाँ पर 51 का 3 नंबर करेक्ट है, तो 92 का आपका 1 नंबर करेक्ट है, और 93 का आपका 3 नंबर करेक्ट है। ठीक है, आरसी बहुत आसान होता है, कोई ज़्यादा इसमें वो लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, 93 का सॉरी अरे चलो कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, 91 का 3 आपने लगाया, और 92 का 4 नंबर करेक्ट होगा, ये नहीं, 92 का 4 नंबर, और 93 का सही है आपका 1 नंबर, 94 का 3 नंबर करेक्ट है, 95 में हमारा करेक्ट आता है कौन सा? 3 नंबर। आप चाहें तो ले सकते हैं भैया स्क्रीनशॉट, 3 नंबर यहाँ पे 95 का करेक्ट है। अब हम चलते हैं दूसरे आरसी की ओर। आप चाहो तो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। लो, मैंने छोटा किया, और चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप वीडियो पॉज करके बता सकते हैं। ये आपने लिया स्क्रीनशॉट दोस्तों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहले नंबर की ओर देखते हैं। पहले का 4 नंबर करेक्ट है, आध्यात्मिक विश्वास। दूसरे का 2 नंबर करेक्ट है, सूफी का विधारा। तीसरे का हमारा 3 नंबर है, गुजराती बंगाली या उड़िया। अब यहाँ पे 99 का जो करेक्ट है वो 1 नंबर करेक्ट है, और 100 का जो हमारा करेक्ट है वो 2 नंबर पे करेक्ट है, आचार्य रामानंद।
तो ये रहे आपके प्रश्न। और आपने देखा होगा बहुत से प्रश्न ऐसे हैं जो हो सकता है आपसे ना बन रहे हों। ठीक है, बहुत से प्रश्न ऐसे आपने देखे हैं जो आपसे नहीं बन रहे होंगे। तो अभी आप तो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो जितना टाइम बचा है। और आप बताना कि कौन कौन से प्रश्न हैं, या आपने नोट डाउन किए हैं कि नहीं, कि कितने यूनिट से कितने प्रश्न बने हुए हैं, क्योंकि वो प्रश्न ही बताते हैं कि हम इस इकाई से आए हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।